चलिए नेक्स्ट हम इमरजेंसी केसेस में बात करते हैं एक्यूट एब्डोमिनल पेन। तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन है वो कोई भी कारण से हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकता है, अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस या पेनक्रियाटाइटिस या बाइलरी कोलिक या रीनल कोलिक। इनमें से ये कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो हम एक एक करके सारी कंडीशंस की बात करेंगे। तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन क्या है? एक्यूट एब्डोमिनल इज टर्म यूज्ड टू फॉर ग्रुप ऑफ एब्डोमिनल कंडीशन। जो मैंने अभी आपको एक एक करके नाम बताए थे, उनमें से कोई भी एक कंडीशन की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जिसमें इमीडिएट क्या होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्या 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 हो सकता है? एक्यूट एब्डोमिनल पेन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एक्यूट अपेंडिटाइटिस, अगर अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन है, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, पेनक्रिएटाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोई क्रिएट हो गया है, अगर मान लो इंट्यूसिपेशन ही हो गया या कोई और भी कारण है तो उसकी वजह से, या पेप्टिक अल्सर है, तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है, या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एब्डोमिनल पेन के। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? मोस्ट कॉमन सिम्टम तो वही होगा कि पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमेन में जब भी आप देखोगे तो टेंडरनेस देखने को मिलेगी, हाथ भी नहीं लगाने देगा, इन्फ्लामेशन होगा उस पर्टिकुलर पार्ट पर, जैसे पेनक्रिएटाइटिस है तो उस एरिया का इन्फ्लामेशन होगा, सीवियर पेन होगा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या करना है? अकॉर्डिंग टू कॉज। क्या कॉज है? जैसे पेनक्रिएटाइटिस है, रीनल कॉलिक है या पेरिटोनाइटिस है, उस कॉज के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को ट्रीट करोगे। तो सबसे पहला इसके अंदर हम केस पढ़ते हैं पेरिटोनाइटिस। अगर जो वॉल होती है, पेरिटोनियम होती है, आ, ठीक है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। किस कारण से हो सकता है? कोई भी इरिटेंट की वजह से हो सकता है, या फूड में ऐसा कोई आपने इरिटेंट ले लिया जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया हो तो उस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इकोलाई का इन्फेक्शन हो, और इरिटेंट में जैसे कि मान लो पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है, अपेंडिक्स इनलार्ज होती है तो वो पेरिटोनियम को भी इरिटेट करती है, या कोई और भी केमिकल इरिटेंट की वजह से पेरिटोनियम के अंदर क्या हो जाता है? इडिमा हो जाती है और उसके अंदर कंजेशन हो जाता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, इडिमा हो जाती है और फ्लूइड जो होता है उससे बाहर आने लगता है। फ्लूइड का एक्सुडेशन हो जाता है, जिसमें क्या है? ल्यूकोसाइट, प्रोटीन और एंटीबायोटिक ये उस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो पेरिटोनाइटिस में एब्डोमेन के अंदर फिर फ्लूइड का इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड का एक्सुडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर फ्लूइड सारा का सारा बाहर आ गया ब्लड वेसल से, तो पर्सन जो होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में जा सकता है। और उस फ्लूइड में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब जब प्रोटीन बाहर आ जाएगा तो बॉडी में एडिमा होगी, ल्यूकोसाइट, एंटीबायोटिक्स, ये इनमें से कोई भी उस फ्लूइड में प्रेजेंट, या सारे ही उस फ्लूइड में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। पेरिटोनाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, बार बार इरिटेशन की वजह से उस पर्सन को वॉमिटिंग होगी, टेंडरनेस उस एरिया की देखने को मिलेगी, होल एब्डोमेन की, रिजिडिटी, एब्डोमेन एकदम रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और जो है फ्लूइड के एक्सुडेशन की वजह से पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है। पेरिटोनियम में धीरे धीरे फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाता है। उस फ्लूइड में क्या है? अगर पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हाई ग्रेड फीवर उस पेशेंट को रहेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? हिपोक्रेटिक फीकस जो है उस पेशेंट का वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ मिलेगा, और ब्लमबर्ग साइन इसके अंदर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करवाएंगे हम इसका? मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो रिसक्सिटेशन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, इसलिए आपको उसको रिसक्सिटेट करना है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखना है, एयरवे को क्लीन रखना है। पेरी एंट्रल आईवी ट्रीटमेंट देंगे उसको, एंटीबायोटिक्स देंगे, मेट्रोनिजोल देंगे उसको। क्या है ये? एंटीबायोटिक है, तो जो भी अगर कोई इन्फेक्शन है, ई कोलाई बढ़ रहा है तो उसमें ये क्या करेगी? उसको डिस्ट्रॉय करेगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर अपेंडिक्स की वजह से पेरिटोनाइटिस हुआ है तो आप अपेंडिक्स को रिमूव करा दीजिए, लेप्रोटोमी करके उस पर्टिकुलर एरिया की पेरिटोनियम की सर्जरी करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू गैस्ट्रिक
एस्पिरेशन करवा सकते हैं। वॉमिटिंग उसको हो रही है तो आप उसके स्टमक को क्लीन कराने के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करवा सकते हो। अगर हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला गया है, ठीक है, तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हो। और बाउल केयर यानी कि अगर उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, रिजिडिटी है, तो उसके बाउल को क्लियर कराने के लिए एनिमा वगैरह कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी पेरिटोनाइटिस की। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो होता है यंग पीपल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, जो मैक बर्निंग पॉइंट होता है अपेंडिक्स का, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, ठीक है। मैक बर्निंग पॉइंट जो होता है बीचों बीच वाले एरिया पे, उस पर क्या रहेगा, सीवियर पेन रहेगा। कहाँ से, अम्बलाइकल से तो 1/3, अम्बलाइकल से तो 1/3, और जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 2/3 पॉइंट पर जो एरिया होता है वो होता है नेक बर्निंग पॉइंट। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। अगर अपोजिट हुआ तो ये 1/3 और 2/3 हो सकता है, तो आप एक बार बुक में और चेक कर लेना, मिस मैच हो रहा है थोड़ा मेरा, तो उसमें देख लेना आप। तो उस नेक बर्निंग पॉइंट पर यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन है, उसकी नोजिया वॉमिटिंग तो देखो एब्डोमिनल की कोई भी रिलेटेड डिजीज हो हर में देखने को मिलेगी। हाई ग्रेड जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ फीवर ज़रूर होगा। और अपेंडिक्स बढ़ रही है, साइज में इंक्रीज हो रही है, तो राइट इलियक फोसा में क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करवाओगे, टीएलसी करवाओगे, डीएलसी करवाओगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह ये सारी बढ़ी हुई मिलेंगी। यूएसजी करा के आप अपेंडिक्स के साइज को देख सकते हो और एक्सरे करवा सकते हो। मैनेजमेंट में आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपेंडिक्स को रिमूव कराना है, अपेंडेक्टोमी करवानी है। इनकी सारी की डिटेल में आपको, अगर जो स्टूडेंट सर्जरी के क्लासेस लेते हैं वहाँ इनकी हम डिटेल टॉपिक है, हम वहाँ पर और अच्छे से बात करेंगे। यहाँ आपका डिटेल टॉपिक ये नहीं है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, वरना सर्जरी तो आप सभी पढ़ोगे, तो वहाँ से कुछ और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट, ऊपर से आपको जो है नील रखना है, एनबीएम रखना है, नील बाई माउथ रखना है, कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है, ऑयल नहीं देना है डाइट में, परगेटिव्स देने हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है जिससे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो क्योर हो जाए। तो मेट्रो निडेजोल और एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक्यूट अपेंडिसाइटिस। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस क्या है, स्टमक का इन्फ्लामेशन, जो कि एक्यूट या क्रोनिक दोनों हो सकता है। हम एक्यूट की भी बात करेंगे और क्रोनिक की। पहले मैं बात करती हूँ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ये मेनली क्यों होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा NSAID ड्रग का यूज़ करते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया या आइबुप्रोफेन हो गया, जो NSAID ड्रग हैं उनका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या होता है, मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के इंटेक की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसा होती है वहाँ पे धीरे धीरे इडेमा होती है, इरोजन होना शुरू हो जाता है और पर्सन जो है और हाइपर एमिया हो जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इडिमा, इरोजन देखने को मिलता है, किसकी वजह से, जो प्रोलॉन्ग्ड NSAID का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इडिमा होगी, इरोजन होगा, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस हो गया है। क्लिनिकल फीचर क्या है, पर्सन को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, नोजिया रहेगी, हर्ट बर्न की कंडीशन रहेगी, क्योंकि एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो उस केसेस में एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में आप गैस्ट्रोस्कोपी या USG करवा सकते हो। मैनेजमेंट में सबसे पहला काम तो निदान परिवर्तन, यानी कि जो NSAID है उनको अवॉइड कीजिए, एल्कोहल इंटेक करता है उसको अवॉइड कीजिए, एंटासिड देनी है जिससे HCl ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से म्यूकोसा में इरोजन हो रहा है, हाइपरेमिया हो रहा है, वो कम हो जाए, इसके लिए एंटासिड देनी है। एंटी एमिटिक ड्रग का यूज़ कर सकते हो। H2 ब्लॉकर में रेंटिडीन दे सकते हैं, स्टमक के लिए बहुत अच्छा जो है काम करता है, लेकिन रेगुलर भी इनका हमें रेंटिडीन वगैरह का यूज़ नहीं करना है। पेंटाप्रोजोल, ओमाप्रोजोल है, ठीक है, इनके अंदर डोमपेरिडोन ये वाले सॉल्ट होते हैं, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वॉमिटिंग के लिए एंटी एमिटिक दे दी, HCl ज़्यादा सिक्रीट ना हो तो एंटासिड दे दिया। क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है इसकी 3 स्टेज होती हैं, क्रोनिक सुपरफिशियल, क्रोनिक एट्रोफिक और गैस्ट्रिक एट्रोफिक। क्या होता है क्रोनिक सुपरफिशियल में, इसमें प्लाज्मा व लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन
हो जाता ज़्यादा होता है और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट और प्लाज्मा का इन्फिल्ट्रेशन होगा तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक जो स्टमक है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। एट्रोफिक में क्या होगा, म्यूकोसा धीरे धीरे जो होती है अपने साइज में रिड्यूस होने लग जाती है, उसका साइज का रिडक्टेशन होने लग जाता है। और गैस्ट्रिक एट्रोफी में भी सेम केस होता है। ठीक है, इसमें भी म्यूकोसा जो है वो रिडक्ट होने लग जाती है। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मेटाप्लेजिया हो रहा है तो गैस्ट्रिक कैंसर की ओर जो है इंडिकेट करता है, तो ये तो भले ही याद मत रखना। और ये स्टेज भी भले ही आप याद मत रखना, क्रोनिक में आप सीधा क्लिनिकल फीचर्स लिखना। क्या होता है, असिम्टोमेटिक रहता है पेशेंट, लंबे टाइम तक कोई भी सिम्टम उसको नहीं आते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। पेप्टिक अल्सर के जैसे अगर सिम्टम आएंगे भी तो जैसे पेप्टिक अल्सर के सिम्टम होते हैं वैसे सिम्टम आते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब आप करवाओगे तो गैस्ट्रोस्कोपी बायोस्कोपी करवा सकते हो और पेशेंट के मैनेज करने के लिए उसको वही जो हमने यहाँ ट्रीटमेंट दिया है वही क्रोनिक में ही हम ट्रीटमेंट फॉलोअप करेंगे। फिर उसके बाद आता है पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा जो है वो सर्जरी के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज़्यादा अच्छा पढ़िएगा और अच्छा ऐड कर सकते हो। पेनक्रिएटाइटिस सर्जरी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, यहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन आपसे एब्डोमिनल वाली यहाँ कोई नहीं पूछेगा। इमरजेंसी कंडीशंस यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपरटेंशन वाली या फिर एक्यूट हेमरेज वाली यही कंडीशंस आपसे केसी के एग्जाम में पूछी जाएंगी, बाकी ये नहीं पूछी जाएंगी। पेनक्रिएटाइटिस भी दो तरीके का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होगा, इसमें पेनक्रियाज में क्या होता है, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होता है पेनक्रियाज में, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में एडिमा होगी, धीरे धीरे उसकी सेल्स के अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। यह एक्यूट कंडीशन है, इसमें एब्डोमिनल में धीरे धीरे पेन होगा तथा ब्लड में पेनक्रिएटिक एंजाइम का जब भी आप देखोगे तो लेवल बढ़ा हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन में पेनक्रिएटिक एंजाइम जो होते हैं वो ब्लड में बढ़े हुए देखने को मिलते हैं और इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन तो हर किसी में रहेगा ही रहेगा। कॉज क्या है, एल्कोहल इंटेक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। गॉल स्टोन है तो उसकी वजह से अगर प्रेस हो रहा है तो पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। हिपेटिक फेलियर की वजह से भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। तो कोई भी कॉज हो सकता है जिसकी वजह से पेनक्रिएटाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर जब भी आप देखोगे तो सडन सीवियर पेन इन एपीगैस्ट्रियम, यानी कि एक पेन अगर एक बार एपीगैस्ट्रिक रीजन में शुरू हो गया, बहुत सीवियर पेन होगा, 12 से 24 घंटे तक कंटिन्यू बना रहता है। पर्सन जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में चला जाता है, इसलिए उसका बीपी भी आपको कम देखने को मिलेगा। और क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि पूरा स्टमक है वो भी इरिटेट हुआ रहता है, इसीलिए स्टमक के अंदर जो भी मटेरियल है वो थ्रू आउट वॉमिटिंग बाहर आने लगता है। टैकीकार्डिया होगा, पेन इतना सीवियर होता है कि वो नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए पर्सन जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन में चला जाता है। तो ये जो कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में देखने को मिलेंगे। फिर आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे, एक पेनक्रिएटाइटिस के लिए एक स्कोर होता है, जैसे कि ट्रॉमा के लिए ट्रॉमा के लिए भी ऐसा ही ग्लास कोमा स्केल कुछ ऐसे करके होता है, बात करेंगे सर्जरी में, अभी नहीं। पेनक्रिएटाइटिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्कोर होता है, ग्लासगो स्कोर, जिसमें कुछ नंबरिंग होते हैं, उससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही आप होल एब्डोमिनल यूएसजी करा के पेनक्रिएटाइटिस को मेजर कर सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो, और जो है सिग्मोइड यूनिट जो होती है उसमें 1000 जो है क्रॉस कर जाती हैं, तो क्या है, पर्सन जो है वो पेनक्रिएटाइटिस से का हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे कराओगे, सबसे पहले तो आपको शॉक को मैनेजमेंट करना है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहा है तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, उसको करेक्ट कीजिए। सीवियर पेन हो रहा है तो उसके लिए आप पैथिडीन दीजिए, चाहे आप इंट्रामस्कुलर दीजिए चाहे आप इंट्रावीनस दीजिए। यूरिन वगैरह कुछ भी नहीं उसका प्रॉपर फ्लो हो पाएगा तो कैथेटराइजेशन करा सकते हो। जो उसके फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए आप आईवी सलाइन, ब्लड प्लाज्मा जो है उसको इंजेक्ट करा सकते हो। और जब तक पेन उसका ठीक नहीं रहे हो तब तक आपको उसको नील बाई माउथ रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिलती है। सर्जरी करा सकते हो, अगर किसी एब्सिस की वजह से पेनक्रिएटाइटिस है तो उस एब्सिस को रिमूव कराना है। और क्या है, अगर एल्कोहल का इंटेक करता है तो एल्कोहल इंटेक को आपको स्टॉप कराना है।
तो ये कंडीशन रहेगी किसकी, एक्यूट की। क्रोनिक में क्या होगा, एपिगेस्ट्रियम में कंटिन्यू पेन बना रहता है। कारण क्या होता है, परसिस्टेंट कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। जो पर्सन है जो रेगुलर अल्कोहल इनटेक करते हैं उनके अंदर क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी पेनक्रियाज के अंदर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जितनी भी ग्लैंड है उनका क्या होने लग जाती है, फाइब्रोसिस होने लग जाती है। ठीक है, तो जो है सीवियर पेनक्रिएटाइटिस या क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस पेशेंट को देखने को मिलेगा। क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस की फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि जो इसकी पेनक्रिएटिक डक्ट होती है उनके अंदर CaCO3 के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होने लग जाती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोन बन जाती है और जो डक्ट है उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो किसी भी, चाहे वो एक्सोक्राइन हो एंडोक्राइन हो, कोई भी ग्लैंड का सिक्रीशन वहाँ पर नहीं होता है और पेशेंट जो है वो क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस से ग्रसित हो जाता है। क्लिनिकल फीचर में पेन तो देखने को ही मिलेगा। पेन जो है वो एपिगेस्ट्रियम से स्टार्ट होकर के बैक तक रेडिएट होगा, वेट लॉस हो जाएगा धीरे धीरे, डायरिया होगा और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। टेस्ट में आप वही एक्सरे करवा सकते हो, यूएसजी करा के उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है उनको देख सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने एक्यूट के अंदर पढ़ा था वही। फिर आती है बाइलरी कोलिक। बाइलरी कोलिक में क्या होगा, यानी कि गॉल स्टोन। बाइलरी कोलिक यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो गॉल स्टोन के कारण पेन इन अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। इसमें क्या होता है, पेन जो होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट से शुरू होकर के राइट स्केपुला से शोल्डर तक इसमें पेन जो है वो रेडिएट होता है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि पेशेंट में पेट से शुरू होकर के दर्द अगर शोल्डर तक जा रहा है, स्केपुला तक जा रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट को बाइलरी कोलिक हो सकती है। पेन फैटी मील के बाद ज़्यादा होता है। जब भी हैवी डाइट इनटेक करेगा उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलिक की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और मील जैसे ही लिया उसका डाइजेशन नहीं होगा तो पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलिकी पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, फैट इंटॉलरेंस इन पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप देखोगे तो मर्फी साइन पॉजिटिव मिलेगा, बोयस साइन इसके अंदर पॉजिटिव मिलेगा। और ट्रीटमेंट जब भी आप करवाओगे तो एनाल्जेसिक देना है, एंटी एमिटिक ड्रग देनी है, NSAID देनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो कोलेसिस्टेक्टॉमी करवा दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं लिखी हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए ये एक कंप्लीट टॉपिक है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, जिसमें 7-8 कंडीशन आप पढ़ोगे तो वो अगर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ना तो भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको शॉर्ट से शॉर्ट करके एग्ज़ाम में लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी है, नहीं लिखी है। लेकिन ये अपने आप में ही एक हर टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको सर्जरी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। बाइलरी कोलिक वहाँ पे आएगा, रीनल कोलिक वहाँ आएगा, पेनक्रिएटाइटिस वहाँ आएगा। तो ये मत समझना कि आप इतना छोटा टॉपिक पढ़ के काम चला लोगे। ये अपने आप में बहुत लेंदी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सर्जरी में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ के लिए इतना सफिशिएंट है, यहाँ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी की। बस आपको डेफिनेशन लिख के आनी है और आप क्या कर सकते हो बस उतना ही यहाँ पे लिख के आना है। फिर उसके बाद है रीनल कोलिक। अगर किडनी में स्टोन हो जाती है तो स्टोन इन किडनी या यूरेटर को आप रीनल कोलिक कहोगे। इसमें भी क्या होगा, फ्लैंक रीजन जो ग्रोइंग रीजन है उसमें सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है पर्सन जो है रेस्टलेसनेस हो जाएगा, नोजिया होगा और डाइफोरेसिस हो जाएगा उस पेशेंट को। टर्नरनेस रहेगी पेलोर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन जब भी आप कराओगे तो उसका यूरिन, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराना है। यूएसजी करा करके आप स्टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे, पेन किलर देना है, उसके लिए आप जो है डाइक्लोफेनॉक या कोई भी और पेन किलर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एनाल्जेसिक देनी है उसमें पैथिडीन दे सकते हो, एनाल्जेसिक है। एंटी एमिटिक ड्रग में क्लोप्रेमाइड का यूज़ कर सकते हो, NSAID दे सकते हो। यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग दे सकते हो जिससे यूटीआई ना हो उसको, तो नॉरफ्लॉक्सासिन दे सकते हो। IV फ्लूइड दे सकते हो, डाईयूरेटिक जिससे यूरिन ज़्यादा पास आउट हो तो हो सकता है जो स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है यूरेटर में वो जो है पास आउट हो जाए। तो डाईयूरेटिक्स में फ्लूजेमाइड, कुछ कुछ देखो ड्रग्स के नाम याद करने पड़ेंगे, इसलिए ऐसे फर्जी नहीं लिखे हैं। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, आपको सर्जरी में भी लिखने हैं, यहाँ भी लिखने हैं। जैसे डाईयूरेटिक में आपने फ्लूजेमाइड याद कर लिया, ठीक है। एंटी एमिटिक में आपने
क्लोप्रोमाइड याद कर लिया, ठीक है, पेन क्लियर किलर्स याद कर ली, एक दो चार एंटीबायोटिक्स याद कर ली, तो ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति को क्या पिलाना है, पानी। तो ये जो आपका होल एब्डोमिनल का था, उसके सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हुए।